सो हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका यूथ कंपटीशन टाइम के प्रैक्टिस बैच में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के इस सेशन के लिए पूरी तरह से तैयार भी होंगे। इस क्लास में मैं आपको पहले 10 से 12 मिनट में इस पूरे कोर्स का एक ओवरव्यू दूंगा, जिसमें मेरा काम है आपको बताना कि इस बैच में हम कौन कौन सी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो इस पूरे बैच में कवर होंगी, इस पूरे बैच का फॉर्मेट क्या रहने वाला है अगर आपको जस्ट इन केस नहीं पता है तो, और ये बैच का ड्यूरेशन कितना होगा, किस तरह से चीज़ों को अप्रोच किया जाएगा, हर एक चीज़ जो है इस बैच में इस क्लास में डिस्कशन होगा। और उसके बाद 10-12 मिनट के बाद हम बढ़ेंगे आगे और समझेंगे। आज आज हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, ये आपकी पहली क्लास भी है इस बैच की। ये सिर्फ कोई इंट्रोडक्शन या कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये आपकी क्लास भी है। तो इसमें मैं आपको ओवरव्यू देने के बाद मेरा जो सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके आपको बेहतरीन क्वेश्चंस भी आज प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब बढ़िया हैं एंड आज के सेशन के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बता दूं, ये ऐसा बैच है प्रीलिम्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीपीएससी एई 2024 में जो प्रीलिम्स है उसके अंदर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, जीके और करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं उनसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, राइट। तो हमारा यहाँ पे गोल रहेगा कि कैसे हम इन सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ आज के सेशन में। एंड उसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच है, जाहिर सी बात है, जब एग्ज़ाम ये कॉमन है सबके लिए पहला वाला राउंड, तो हमने इसीलिए यहाँ पे सारी ब्रांचेस इस बैच में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से हो, तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। और सारी क्लासेस आपकी ऑनलाइन होंगी, लाइव होंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग भी आप देख पाएंगे अगर आप लाइव के वक्त बिजी हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम जोशित सिंह है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 7 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग को लेकर के। आईआईटी रुड़की से किया है मैंने मास्टर्स इन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। गेट 2018 में टॉप किया, एसएससी जेईई क्वालिफाई किया और 20 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनकी रैंक AIR 100 से नीचे नीचे आई है, ठीक है। तो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के कोर्स का। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। इस पूरे कोर्स में हम लोग सब कुछ मिला करके 8000 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। किस एग्ज़ाम के लिए? यूपीपीएससी एई 2024 की नोटिफिकेशन वाले एग्ज़ाम के लिए। इसमें क्या क्या कवर होगा? इसमें कवर होगा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 22 सब्जेक्ट, इसमें कवर होगा हिंदी, इसमें कवर होगा आपका जीके, इसमें कवर होगा आपका करंट अफेयर। सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। अब ये 8000 सवाल कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का। पहला, ये जो दो किताबें हैं, आपने ज़रूर इन किताबों को देखा होगा या हो सकता है आप ऑलरेडी खरीद चुके होंगे या खरीदने का आपने प्लान बना लिया होगा। ये दोनों किताब, जैसे कि अगर मैं बात करूं यूपीपीएससी एई, ये कॉमन स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की किताब की, तो इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू बेसिकली दिए गए हैं अलग अलग एग्जाम से, जो सबसे ज़्यादा क्लोज हैं आपके यूपीपीएससी एग्ज़ाम के। तो इनके, और दूसरी तरफ ये किताब जिसमें आपको मिल जाता है हिंदी और आपका सामान्य अध्ययन, तो इसके क्वेश्चन, इसमें भी आपके जो हैं 3170 सवाल से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। सॉल्व पेपर हैं बेसिकली। तो बेटा इन दोनों किताबों क्या, जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है, जो हमें लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं एक छात्र को पता होना चाहिए इस सवाल का उत्तर यूपीपीएससी एग्जाम में बैठने से पहले, तो वो क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे के सारे इसमें से। ये मत सोचिएगा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ही उठा के डाल रहे हैं ये लोग, नहीं। इसके जो अच्छे क्वेश्चन हैं, बेस्ट क्वेश्चन है, उनको फिल्टर किया, इसके जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको फिल्टर किया, प्लस
हमारे यानी कि टीचर के बनाए गए खुद के क्वेश्चन भी इसमें हम आपको देंगे। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो 8000 से ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो इसमें आपको टीचर की जो एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे और किताब जो इतनी शानदार ये बनाई गई है इसके बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एंड फिर बता दूं, इसके क्रीम क्वेश्चन यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट जो फैकल्टी अपने क्वेश्चन बना के ला रहा है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर होने वाले हैं। अब बाइफर्केशन कैसे है इन 8000 सवालों का? बेटा बाइफर्केशन की बात करूं, आपको हो सकता है ये मेरे पीछे छुप गया, मैं गायब हो जाता हूं, तो आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जिसमें 22 टॉपिक हैं उसके 6000 से ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो डिस्कस होंगे। अब 6000 एमसीक्यू में क्या क्या आता है? तो बेटा देखो, एमसीक्यू आता है 4 ऑप्शन वाला, मैचिंग लिस्ट वाले जो सवाल आ सकते हैं वो भी करेंगे, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी करेंगे, और जो ऐसे सवाल होंगे जिनमें फिगर दी होगी, फिगर के माध्यम से आंसर करना है, तो वो भी देखेंगे। दूसरा आपका आता है हिंदी। हिंदी के 1000 से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर मिला करके डिस्कस होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो आप सब समझदार हैं, 8000 से ज़्यादा सवाल बनते हैं। अब मैं आपको टॉपिक वाइज भी बता देता हूं, ये 22 जो टॉपिक है उनका बाइफर्केशन किस प्रकार से है। तो एक एक करके एक बार इसको हम देखते हैं और आप देखिए इसमें आपका कितना जो है चीज़ें कवर होने वाली हैं। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड ड्राइंग 324 सवाल आपके पास मिलते हैं इसमें। इंजीनियरिंग मटेरियल के 651, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 426, वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन प्रोसेस के 347, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 258 सवाल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के 281 सवाल, आईसीटी के 299 सवाल, 300 में ठीक एक कम, बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 400 में ठीक 2 कम 398, टाइप ऑफ मशीनरी 217, ग्रीन एनर्जी 380, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे सब्जेक्ट के हैं 497 क्वेश्चंस, एनर्जी कन्वर्जन के हैं बच्चों 423, डिजास्टर मैनेजमेंट इज 289, ये मेरे पीछे छुपा है तो मैं हटके बताता हूं। इंजीनियरिंग जो आपकी प्रोफेशन का एथिक्स एंड वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है 310 सवाल, क्वालिटी कंट्रोल 398 क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से 785 क्वेश्चंस, ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन के 577, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट के होंगे 311 सवाल, क्लाइमेट चेंज के 298 सवाल, प्रोडक्शन के आपके 714, रीसेंट डेवलपमेंट इन अलाइड साइंस के 619 सवाल, और रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ के 754 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार प्रैक्टिस आपको मिलने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में, सर इसका ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम में खत्म करोगे? 60 डेज का कमिटमेंट है हमारा। 60 डेज में आप लोगों को लाइव क्लासेस दे दी जाएंगी, लाइव या रिकॉर्डिंग भी आप उनका देख सकते हैं आप चाहें तो, और उससे कवर कर लेंगे आप सारे के सारे जो 22 सब्जेक्ट प्लस आपका जीके प्लस हिंदी प्लस करंट अफेयर फुल पैक हो जाएगा। ये बैच उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें ये लगता है कि उनकी थ्योरेटिकल पार्ट जो है कि पूरे के पूरे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड हिंदी और जीके का और करंट अफेयर का पूरा हो चुका है और अब वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहते हैं करना, तो उनके लिए ये बैच काफी ज्यादा सूटेबल है। अब अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो बेटा वो बच्चे जो ऑलरेडी वाईसीटी के रेगुलर बैच में जुड़े हुए हैं, रेगुलर बैच कौन सा है हमारा, जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स का इन डेप्थ डिस्कशन वाला बैच है जिसमें हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन कराते हैं, वो बैच के बच्चों के लिए ये प्रैक्टिस बैच पूर्ण रूप से फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका उन्हें अलग से कोई भी पैसा नहीं देना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, वो बच्चे जो रेगुलर बैच में हैं, जो हमारे थ्योरी प्लस जो आपका क्वेश्चंस वाला बैच है उसके अंदर जो भी एनरोल्ड हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस बैच फ्री है, इसका कोई भी चार्ज उनको नहीं देना है। ऐसे बच्चे जो उस बैच में नहीं हैं
वो इस बैच को 999 रुपए की एक छोटी सी जो एक राशि है, छोटी सी मतलब इस एग्जाम की जो महत्वपूर्णता है उसके सामने ये छोटी है। मानता हूं मैं कि भाई 1 रुपया भी बड़ी चीज है, फर्क पड़ता है इंसान का, लेकिन ये जो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके सामने ये एक छोटी सी राशि है। उस वे में मैं आपको बोल रहा हूं 30 जनवरी तक अगर आप लेते हो तो आपको ये 999 का मिलता है प्रैक्टिस बैच। बाद में इसकी फीस बढ़ेगी क्योंकि आप भी जानते हैं सर डिमांड बढ़ेगी, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा और क्या चीज है मेरे पास बच्चों, अगर आप इस 999 में ये प्रैक्टिस बैच लेते हैं तो आपको 600 रुपए वाली जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो इसी के साथ इंक्लूडेड मिलती है, कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। मतलब 999 आप देते हो तो आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलता है और टेस्ट सीरीज भी मिलती है। अब टेस्ट सीरीज की जानकारी ले लीजिए सर। इंग्लिश में रहेगी टेस्ट सीरीज। पहली चीज, आपके अगर मार्क्स में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, लगातार आप बार बार टेस्ट दे रहे हो पर इंक्रीज नहीं हो रहा है टेस्ट के मार्क्स, तो उस केस में जो पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए होगी हमसे वो आपको मिलेगी। एकदम एग्जाम टाइप वाली चेकिंग होगी आपकी। टोटल टेस्ट जो होंगे वो होंगे 35 इज द टोटल अमाउंट ऑफ टेस्ट। बाइफर्केशन दे दो सर, तो फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो है 10, सब्जेक्ट वाइज है 25, जिसमें 22 इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के, एक हिंदी का, एक जीके का, एक करंट अफेयर का। टोटल टेस्ट हो गए आपके 25 प्लस 10 जोड़ा तो 35। कोई सवाल हो कुछ भी हो तो इस नंबर पे आप पूछ लेना बाद में। आज तो पहले क्लास करते हैं, जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं उनको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है सर, आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब एक जो डाउट आपके मन में है मैं उसको क्लियर कर देता हूं कि कैसे कैसे सर किसको फीस देनी है नहीं देनी है, कंफ्यूज कर दिया आपने। तो देखो भाई, मैं आपको एक लास्ट टाइम और समझा देता हूं। अगर आप रेगुलर बैच के अंदर हैं, रेगुलर बैच हमारा वही है जिसमें मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं आपको, सारे टीचर थ्योरी पढ़ा रहे हैं और साथ में क्वेश्चंस भी कराते हैं। रेगुलर बैच वाले जो बच्चे हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री ये प्रैक्टिस बैच मिलता है, उनको इसके लिए कोई फीस नहीं देनी और उसी के साथ उनको वो टेस्ट सीरीज भी मिलती है कॉम्प्लीमेंट्री, उन्हें उसकी कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, आप अगर रेगुलर बैच का हिस्सा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस बैच का हिस्सा है, तो प्रैक्टिस बैच वाले को टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है, कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, उसको इसका अलग से कोई पैसा देना नहीं है। अब ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि मेरी प्रैक्टिस भी हो गई है, मेरा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी पूरा हो चुका है, उससे सिर्फ अब अपने आप को टेस्ट करना है, तो वो ये टेस्ट सीरीज खरीद सकता है 600 रुपीज, इसका जो प्राइस मैंने आपको बताया। क्वेश्चन एक ये भी आता है बच्चों का, कितनी बार टेस्ट दे सकते हैं? तो बच्चे आप अनलिमिटेड बार टेस्ट दे सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि उसका कोई सेंस नहीं होगा कि आप एक ही टेस्ट लगातार बार बार देते जाए, बट फिर भी ये सुविधा मौजूद है तो मैंने आपको बता दिया। हो गया जी, ये हो गया कोर्स का ओवरव्यू। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया कि इस बैच में क्या होने वाला है। क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, उनका पूरा डिस्कशन किया जाएगा, सही आंसर डिस्कस किया जाएगा और उसके अराउंड और जानकारी जो है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सीधा अपने सब्जेक्ट की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। ठीक है जी, आई होप आप सब रेडी होंगे। तो बेटा देखिए, पूरा जो आईसीटी है वो 6 मॉड्यूल में बांटा गया है। क्या क्या है वो मॉड्यूल? मॉड्यूल नंबर 1 है आईसीटी बेस्ड टूल, थ्योरी क्लास में ये हो चुका है पूरा। इसमें हमने डिस्कस किया है सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, पूरे कंप्यूटर की हिस्ट्री से लेकर के फ्यूचर तक डिस्कशन हुआ है, राइट। फिर कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपके अलग अलग प्रकार के फ्रीक्वेंसी, मोबाइल, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। नेटवर्किंग अभी ऑलरेडी चल ही रहा है, खत्म हुआ है कल ही, जिसमें हमने टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा। वायर्ड कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शंस के बारे में जानकारी ली और उसी के साथ कम्युनिकेशन का एक पार्ट और है जो आज खत्म होगा, विच इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ई गवर्नेंस माने सरकार कैसे आईसीटी के उपयोग से अपनी जितनी भी स्कीमें हैं, स्कीम्स जो हैं, बेसिकली स्कीम में कोई वर्ड नहीं होता, स्कीम्स जो हैं उन्हें कैसे लागू कर रही है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हुए और सिंप्लीफाई करते हुए उसको, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, कैसे एक शिक्षा के आप कह सकते हैं एरिया में
जो टेक्नोलॉजी है उसने एनहांस किया है। और उसके बाद आखिरी मॉड्यूल है रीसेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू आईसीटी। आईसीटी के फील्ड में कौन कौन से अभी रीसेंट में कुछ नए डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं, नए इन्वेंशंस देखने को मिले हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। तो सर ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। कुल आपके 400 से ज्यादा सवाल मैं कराऊंगा आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। 400 से ज्यादा सवाल आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कराए जाएंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो किताब से लेंगे हम वाईसीटी की, और बाकी क्वेश्चंस मैं आपके लिए बनाऊंगा मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार और आज तक जो अलग अलग जगहों में पूछा गया उसके अनुसार। तो चलते हैं सर पहले सवाल पे। पहला सवाल आपके सामने मौजूद है, आई होप मैं आपके सामने नहीं आ रहा हूं, मैं हट भी जाता हूं साइड में। सवाल कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज नॉट कम अंडर कैटेगरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसमें जो ऑप्शंस हैं उन पे अगर हम गौर फरमाएं तो आप देख सकते हैं यहां पे जो ऑप्शंस हैं उनमें IaaS दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसको SaaS बोलते हैं, PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और BDaaS जिसको बोलेंगे बिग डेटा एज अ सर्विस। तो चलिए बताइए सर फटाफट से इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होता है, आप लिख लीजिए चाहें तो, नहीं तो मैं तो आपको पूरा बताऊंगा ही। ओके, देखिए सर यहां पे हम बात कर रहे हैं, तीन मेन कैटेगरी होती हैं जब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग में तीन कैटेगरीज आपको देखने को मिलती हैं। पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तीसरा आपके लिए हो जाता है सर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब बचा केवल एक जो कि है बिग डेटा एज अ सर्विस। देखिए ये बिग डेटा एज अ सर्विस जो है ये सुविधा यूज तो क्लाउड कंप्यूटिंग ही करती है, लेकिन ये आपके इन कैटेगरीज में नहीं काउंट होती है, ये कोई अलग से नई कैटेगरी नहीं है। ये आपका एक जो प्लेटफॉर्म है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या सॉफ्टवेयर है, इन तीनों में ही फिट नहीं बैठती है। तो इसका जो राइट आंसर था कि कौन सी सर्विस डज नॉट कम अंडर क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उसका आंसर होगा BDaaS यानी बिग डेटा एज अ सर्विस। आई होप, आशा करूंगा समझ आया होगा आप लोगों को। बाकी IaaS, SaaS, PaaS बड़े सारे इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखे हैं पहले से, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के तो आप जितने भी आपके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन हैं वो सारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का ही एग्जाम्पल कह सकते हो। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बहुत से और एग्जाम्पल हैं जहां पे आप, जैसे ये क्लास है, ये क्लास जो चल रही है ये एक प्लेटफॉर्म पे चल रही है, वो प्लेटफॉर्म को एज अ सर्विस दिया गया है किसी तीसरी कंपनी के द्वारा, ठीक है। ऐसा ही है, हर कोई अपना नहीं बनाता है सॉफ्टवेयर, वो एज अ सर्विस दूसरों से ले लेता है, प्लेटफॉर्म दूसरों से ले लेता है, वो खुद नहीं बनाता। बाकी आपका Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे क्या हैं, इन सब ने आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि आप अपनी चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पर बेचें, करेक्ट, कि आप अपने जो भी चीज आपको बेचनी है वो आप हमारे उस पर बेचें, आपको क्या जरूरत है कहीं और जाने की। समझ आया सर, क्लियर है, बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द की साइज ऑफ डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम इन क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी के दौरान जो की जनरेट होती हैं आपसे उनका साइज पूछा गया है, लेंथ पूछी गई है बिट में। देखिए बिट के बारे में क्लास में डिस्कशन हुआ है, आप लोगों को नहीं पता अगर तो मैं आपको यहां भी बता सकता हूं
कि किसी भी एक कंप्यूटर की जान जो होती है वो उसके स्विच होते हैं, ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। एक स्विच जो होता है सर, एक स्विच वो दो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। क्लासिकल कंप्यूटर की बात कर रहा हूं केवल अभी। वो दो फंक्शन होता है, 1 या 0, यानी कि ऑन या ऑफ। राइट सर, जैसे मेरे घर का पंखा, उसका स्विच है, दो ही काम करेगा, या तो चलाएगा या तो बंद करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को या तो पास होने देगा या तो नहीं होने देगा, होने देगा तो ऑन, नहीं होने देगा तो ऑफ। 8 स्विच अगर मैं जोड़ दूंगा आपस में तो उनको हम कहेंगे 1 बिट। 1 बिट, ओके, वेरी गुड। तो एक बिट के अंदर आप समझ जाइए कि 8 स्विच हो गए। अब 8 बिट अगर मैं साथ में जोड़ूं तो उसको मैं कहता हूं 1 बाइट। ये वही बाइट है, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, जो हम लोग अपने आम जीवन में भी पढ़ते या देखते हैं। ठीक है, अब सवाल पे चलते हैं। ये मैंने आपको फंडामेंटल समझाया कि बिट बेसिकली है क्या। तो अब इसको देखो, व्हाट इज द साइज ऑफ अ डेटा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। देखो भाई, जब कोई भी डेटा एनक्रिप्शन होता है, ठीक है, एनक्रिप्शन का मतलब हम उसको इस प्रकार से रखें, सिक्योर रखें कि किसी भी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ ना पाए। हैक करके आप अपने व्हाट्सएप में भी अगर खोलते हैं किसी की भी चैट, उसमें सबसे ऊपर आपको दिखता है कि योर डेटा इज एनक्रिप्टेड एंड कैन नॉट बी रेड बाय व्हाट्सएप कंपनी ऑल्सो। व्हाट्सएप खुद भी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकता, ऐसा वो बोलता है, पर मुझे तो नहीं लगता, पढ़ ही लेता है वो। तभी तो आप कोई भी बात करो अपने दोस्तों से किसी भी चीज के बारे में, उसकी ऐड आपको देखने को मिल जाती है। ऐसा बहुत ही कॉमन चीज है। एनीवे, सवाल पे आएंगे वापस। देखिए, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है आपका, ये क्या करता है ना, ये आपका डेटा जो एनक्रिप्ट करता है वो उसको कन्वर्ट करता है 64 आपके बिट साइज में। ठीक है, तो साइज हो गया 64 बिट। अब आप कहोगे सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, क्या बता दिया? पूरी बात सुना करो। यहां पे बात हो रही है कि डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड के द्वारा जो डेटा एनक्रिप्शन हो रहा है उसमें जो ब्लॉक्स बनते हैं वो 64 बिट साइज के बनते हैं ईच। अब इसमें होता यह है कि ये जो 64 बिट है, इनमें हर 8वें नंबर की जो की है वो डिस्कार्ड की जाती है, वो कह दो डिलीट कर दी जाती है, उसको हटा के फेंक दिया जाता है। रीजन ये है कि उसका जो काम है 8th की का, वो सिर्फ ये है कि वो चेक करे कि कोई एरर तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है इस की के अंदर। तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए यूज होती है 8th की, हर 8th नंबर वाली की जो होती है। जैसे कि 64 बिट में फर्स्ट की हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, 6th की, 7th की, 8th की, 9th की, ऐसे करते 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 62, 63, 64th की, ये 64 की हो गए। ठीक है, इनको बोल दिया 64 बिट का साइज हो गया। अब इसमें से हर 8वें नंबर वाली, यहां से ये गई, फिर आगे जाके 16 गई, फिर 32 गई, इस तरह से आगे करते 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 16 के बाद 24 के बाद इस तरह से 32 करते 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 64। तो टोटल नंबर ऑफ की जो डिस्कार्ड हुई बेटा इसमें, वो कितनी हुई? 8 की इसमें से डिस्कार्ड हो गई। तो टोटल थी 64, 8 आपने उसमें से सिर्फ वेरिफिकेशन के चक्कर में निकाल दी, बची कितनी? 56। तो इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, गहराई से थोड़ा समझा दिया, आशा करूंगा समझ आया होगा। आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। देखिए, इसमें क्या है कि इन्होंने पूछा है आपसे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये मैं आपको समझा देता हूं कि आपका फ्रीक्वेंसी हॉपिंग बेसिकली तब यूज होता है जहां पे एक ही एरिया में मल्टीपल नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं,
एक ही एरिया में मल्टीपल वायरलेस नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं। अगर वायर्ड होगा तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर वायरलेस नेटवर्क, क्योंकि हर नेटवर्क की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, समझे? अगर एक ही एरिया में मल्टीपल नेटवर्क यूज हो रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आपस में एंटेंगल हो सकती है। इंटेंगल मतलब आपस में भिड़ सकती है, आपस में डिस्टॉर्ट हो सकती है एक दूसरे से, और एक दूसरे के नेटवर्क को खराब कर सकते हैं। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दो अलग अलग नेटवर्क की फ्रीक्वेंसीज को सेपरेट रखा जा सके। अब आप ऑप्शन पढ़ के आंसर देखने का कोशिश करेंगे, बड़ी आराम से आंसर आएगा। मैं चाहे हट जाता हूं, आप सारे ऑप्शन देख भी लो। पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज अ स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक which allow for the coexistence of multiple network in same area by separating different network using different hopping sequence। देखो पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट निकल गया, इसमें आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। इसने क्या बोला, मैं आ जाता हूं सामने आपके। इसने बोला कि भैया ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम टेक्निक है जो अलाउ करती है को एग्जिस्टेंस, माने एक साथ दो या दो से ज्यादा नेटवर्क होने के लिए अलाउ करता है ऑफ मल्टीपल नेटवर्क सेम एरिया में। कैसे? उनके जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें सेपरेट करके बाय यूजिंग हॉपिंग सीक्वेंस। बस इतना याद रखना है सर, बहुत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रेलेवेंट टू क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग की बड़ी गहराई से डिस्कशन हुई है, मैं बहुत तेजी में एक बार आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूं। हमारा जो क्लासिक कंप्यूटर होता है, क्लासिक कंप्यूटर जो आप और हम यूज कर रहे हैं, या जो एक आपका कंप्यूटर आपने कभी आपने स्कूल कॉलेज में यूज किया हो, तो उनमें आपके जो क्या कह सकते हैं, हाँ, उसकी जो मेजरिंग यूनिट है ना सर, उसको आप बोलते हैं बिट्स। ठीक है, अभी मैंने बताया बिट्स क्या होता है, और आप मुझे बता भी सकते हो कि ये जो है, जो इसमें स्विच है, वो स्विच कितने फंक्शन कर सकता है। वो सिर्फ दो फंक्शन कर सकता है, विच इज आपका 1 या 0। तो बिट्स इज द क्लासिकल कंप्यूटर का यूनिट, और 1 या 0 ये दो ही वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग की जो मेजरिंग यूनिट होती है वो है क्यूबिट्स, और ये 1 0 और 1 0 दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकता है एक ही वक्त पे। स्विच खुला भी है और बंद भी है। बताओ कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज खुल जाती है कैलकुलेशन के लिए। गूगल ने एक क्वांटम कंप्यूटर अभी बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है साइकोमोर। इस साइकोमोर ने क्वांटम कंप्यूटिंग से क्वांटम सुपरमेसी प्रूव करी है। सुपरमेसी, क्वांटम सुपरमेसी का मतलब कि इनके कंप्यूटर ने दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर से पहले कैलकुलेशन कर दी। उसी को ही क्वांटम सुपरमेसी बोला गया। ठीक है, और आपको जान के हैरानी होगी सर कि एक सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो पेटाफ्लॉप में कैलकुलेट होती है सर, पेटाफ्लॉप में। आज जो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जिसका नाम है एल कैपिटान, इसकी जो स्पीड है वो है 1742 पेटाफ्लॉप। इसके अंदर जाने कितने मिलियन बिलियन ट्रिलियन आप लोगों को बिट्स मिल जाएंगे, तब ये फास्टेस्ट कंप्यूटर बना। लेकिन ये साइकोमोर क्वांटम सुपरमेसी दिखाने वाला क्वांटम कंप्यूटर मात्र 53 क्यूबिट्स पे काम करता है, मात्र 53 क्यूबिट्स। आई होप आप समझे होंगे सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ, पूरी जानकारी देने लग जाता हूँ, आशा करता हूँ यही आप भी जाते हैं। चलो भाई, सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटिंग इज दैट मच पावरफुल फंक्शन मे बी कंप्यूटेड यूजिंग क्यूबिट एंड क्वांटम गेट। हाँ सही है भाई, ये तो अभी हमने डिस्कस भी कर लिया। क्वांटम ऑपरेशन आर वेल अडेप्टेड टू डिस्क्राइब डिस्क्रीट स्टेट चेंजेस, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। बिल्कुल सही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्वांटम कंप्यूटेशन डज नॉट सपोर्ट एंटेंगलमेंट। लो जी, यही गड़बड़ हो गया।
एंटेंगलमेंट का देखो आसान भाषा में मतलब बताता हूं कि दो इलेक्ट्रॉन आपके आपस में कनेक्टेड है, आपस में वो जुड़ चुके हैं, अब फर्क नहीं पड़ता आप उनको कितना दूर ले जाएं, तब भी वो आपस में बॉन्ड शेयर करेंगे। ठीक है, ये आखिरी ऑप्शन भी यही कहता है। क्वांटम कंप्यूटिंग इज यूज बेसिकली ऑन द फिनोमिना सच एज सुपरपोजिशन, जो मैंने सुपरपोजिशन यहां बताया था, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसको सुपरपोजिशन बोलते हैं, और एंटेंगलमेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो जाता है, अगर ये या तो ये सही होगा या ये सही होगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक ही वक्त पे 0 और 1 दोनों स्टेट में रहता है आपका ये क्वांटम कंप्यूटिंग के जो क्यूबिट्स हैं, तो इसी को सुपरपोजिशन बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी ही आपका गलत ऑप्शन निकला। अगला क्वेश्चन, अ डिवाइस विच एग्जिबिट इररेगुलर और अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स टाइम। अब जब भी आप डेटा शेयरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो आपको जिनका एक प्री डिफाइंड टाइम पता होता है कि ये जो है इतने टाइम में डेटा शेयर होगा, और इसमें किसी भी प्रकार का इररेगुलरिटी नहीं मिलती है आपको रिस्पॉन्स टाइम में। ऐसे जो आपके डिवाइस है इनको बोला जाता है सिंक्रोनस डिवाइसेस। ठीक है, जिसमें रेगुलरिटी है और आप जानते हो कितना रिस्पॉन्स टाइम इसको लगेगा। इन्होंने पूछा है ऐसा वाला बताओ भाई साहब जो इररेगुलर है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो उस केस में आंसर है आपका ए सिंक्रोनस। ए सिंक्रोनस, ए सिंक्रोनस ऐसा डिवाइस है जो इररेगुलर और अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स टाइम आपको देता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर, ये तो बड़ा आसान था, जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू कीप द ट्रैक ऑफ मेनी इनपुट एंड आउटपुट रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम। ऐसा कौन सा टेबल है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है ट्रैक रखने के लिए जितने भी इनपुट या आउटपुट रिक्वेस्ट आ रही हैं वो भी एक ही वक्त पे? कौन सा टेबल है? अब मैं आपको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बता देता हूं थोड़ा, ताकि आपको जानकारी रहे। मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर पढ़ाया है क्लासेस में भी, मैं यहां दोबारा बताता हूं। सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक जिन्हें बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे जिन्हें बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस, रिपेयर की जिम्मेदारी लेके काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो आपको किसी भी रूप की सर्विस प्रोवाइड कराते हो, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का फिर फर्दर तीन चीजें इसमें आप देख सकते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस वगैरह, और तीसरे आपके ड्राइवर वाले सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल आप सब जानते हो, नहीं जानते हो मैं बता देता हूं। एंड्रॉइड, जो आपके मोबाइल फोन में जो एंड्रॉइड बोलते हो आप उसको, वो एंड्रॉइड क्या है? वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उस एंड्रॉइड की वजह से ही आपके फोन में एप्लीकेशन चलती हैं अलग अलग, राइट सर? अब एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि आपके फोन के हार्डवेयर में इंस्टॉल होंगी, वो इंस्टॉल होंगी एक प्लेटफॉर्म पे, एक बेस पे। वो बेस है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल है ये कि ये बताइए इनमें से कौन सा टेबल है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है ट्रैक करने के लिए इनपुट एंड आउटपुट रिक्वेस्ट, वो भी एकदम सेम टाइम पे जो आ रही हैं। ठीक है, आसानी से आप समझ गए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो देखिए जो डिवाइस स्टेटस टेबल है ना आपका, डिवाइस स्टेटस टेबल, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? इसमें होता है सर आपका, ये रखता है आपके जितने भी एंट्री है इनपुट आउटपुट डिवाइस की, ठीक है, उनका एड्रेस, उनका डेटा, ये सारी चीजें ये अपने पास रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंडेक्स
क्या करता है सर? ये करता है बेसिकली आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइस टेबल है ना, राइट, उसी को यूज करता है टू डिटरमाइन डिवाइस स्टेटस एंड कोई भी इंटरप्शन अगर होता है टेबल के अंदर तो उसको मॉडिफाई करना। तो डिवाइस स्टेटस टेबल बिल्कुल सही उत्तर होगा इस सवाल के लिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर क्रिएटेड एंड हैंडल्ड बाय कॉमन गेटवे इंटरफेस सीजीआई टेक्नोलॉजी के द्वारा? इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो क्रिएट किया जाता है? आसान सवाल आप लोगों को मैं समझा दूंगा, चिंता मत कीजिए। देखिए, जो आपका ये सीजीआई है ना, कॉमन गेटवे इंटरफेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये क्रिएट करती है, बनाती है और हैंडल करती है डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है सर, इसका काम क्या है? क्रिएट करना एंड हैंडल करना किसको? डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। ये जो कॉमन गेटवे इंटरफेस है ना, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ा होगा आप लोगों ने, वैसे ही ये भी एक प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, नियम है, बेसिकली रूल्स हैं। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है वेब सर्वर को, जो वेब सर्वर है ना, टू इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल एप्लीकेशन। कोई भी आपकी बाहर दूसरी जो एप्लीकेशन है आउट ऑफ योर सिस्टम, वही एक्सटर्नल एप्लीकेशन कहलाती है। तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है सीजीआई जो अलाउ करता है मेरे वेब सर्वर को इंटरैक्ट करने के लिए बाहर की वेबसाइट से, एक्सटर्नल एप्लीकेशन से, ताकि वो जनरेट कर सके एक डायनेमिक कंटेंट। कब? जब एक यूजर रिक्वेस्ट करे, जब मैं रिक्वेस्ट करूं तब। तो ये जो सीजीआई है, ये एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करती है। जैसे शादियों में होता है ना मीडिएटर एक आता है, वैसे ये एक मीडिएटर की तरह काम करती है यूजर और इस एक्सटर्नल डेटाबेस के बीच में। ठीक है, तो डायनेमिक डॉक्यूमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। तो ये भाई थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जनरल नॉलेज करंट अफेयर वाला सवाल भी हो गया, और क्योंकि आईसीटी से रिलेटेड है तो ये भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं, मैं गायब हो जाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। द वर्ल्ड बैंक हैज लॉन्च्ड न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड टू बेटर रोल आउट साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट एजेंडा इन अ सिस्टमैटिक मैनर. The new fund has been developed as an associated trust fund under broader digital development partnership umbrella. World Bank has partnered with 4 countries like these: Estonia, Japan, Germany, Netherlands to launch the fund. तो सर ये आपका जो सवाल है ये घूमता है अराउंड साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड. इसको अगर आप ब्रेक करो पूरे शब्द को, क्या बनता है देखो. साइबर सिक्योरिटी, जो भी थ्रेट ऑनलाइन अवेलेबल है उनकी सिक्योरिटी. मल्टी डोनर, एक ऐसा ट्रस्ट, एक ऐसा फंड जो मल्टीपल डोनर्स ने दिया है. मल्टीपल डोनर में कौन कौन है? आपका जो वर्ल्ड बैंक है उसके साथ साथ एस्टोनिया के लोग, जापान के लोग, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश. ये 4 देशों से सहयोग से यह फंड बना है. वर्ल्ड बैंक ने इसको लॉन्च किया है, बिल्कुल सही है, एक सिस्टमैटिक मैनर में. ऑलरेडी एक डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम चलता है, उसी के अंडर इस फंड को लाया गया है. तो अब अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ते हो तो सटीक आंसर आप खुद भी दे सकते हो कि भाई साहब स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, क्योंकि भाई हम खुद कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है. हम खुद कह रहे हैं कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप, डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंडर ही एक प्रोग्राम नया लॉन्च हुआ है, और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ ये 4 देशों ने इसमें फंडिंग की है. तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 1, 2 एंड 3. आई होप इस बैच का जो पर्पज है वो फुलफिल हो पा रहा है. आई होप आप क्वेश्चंस के माध्यम से भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं. आई होप कि सिर्फ आपने अगर किताब ली है तो उससे ज़्यादा बेहतर आपके लिए ये बैच है, जिसमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है. ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू एड्रेस द ट्रू राउटिंग डिसीजन प्रॉब्लम? कौन सा इसमें से पूछा गया है आपसे, कौन सा इनमें से ऐसा प्रोटोकॉल है, नियम है, रूल है जो यूज किया गया है टू एड्रेस राउटिंग डिसीजन प्रॉब्लम? राउटिंग डिसीजन प्रॉब्लम। तो बेटा इसमें देखो, जो आपका बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है ना, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, वो एक, पहली बात तो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, ठीक है। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, क्या करता है ये सर? दिस एक्सचेंज रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन बिटवीन, रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन किसके बीच में एक्सचेंज करता है? एक ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है, एक ऑटोनोमस सिस्टम और बीजीपी के बीच में, यूजिंग द पाथ, ताकि आपका जो बेस्ट राउट है वो ये कहीं ना कहीं आपका क्या कह सकते हैं, अचीव कर पाए। तो जो बीजीपी क्या है आपका, ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल वो राउटिंग प्रोटोकॉल है किसके लिए? पूरे ग्लोबल इंटरनेट के लिए, एंड फॉर डिवाइस जो आपके प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर इसका हो गया बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है, जो एक तरह का एक्सटीरियर गेटवे है, पर एक्सटीरियर गेटवे में और भी प्रोटोकॉल आ जाते हैं, तो इसलिए एक्सटीरियर गेटवे गलत हो जाएगा आंसर इसका। अगला सवाल, which one of the following is a harmful program that reside in the active memory of computer and duplicate itself without human intervention? क्या बात है। Often sending copies of themselves to other computer by email. आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आपको नजर आ रहा होगा। इनमें से ऐसा कौन सा हार्मफुल प्रोग्राम है बेटा जो एक्टिव मेमोरी में रहता है कंप्यूटर की, अपने आप को डुप्लीकेट करता है बिना किसी के इंटरवेंशन के, बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के, और बहुत बार अपनी ही कॉपीज को क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर में भेज देता है ईमेल के माध्यम से? ऑप्शन है वॉर्म्स, वायरसेस, बग्स और स्पैम। ये 4 ऑप्शन है। मैं इन चारों के बारे में ही आपसे डिस्कशन करूंगा। पहले आप एक बार सोचिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए और फिर हम समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें वॉर्म की, वॉर्म एक मलेशियस सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इंटेंशन ही गलत है, जिसका इंटेंशन ही गलत है, ठीक है। ये अपने आप रेप्लिकेट हो सकता है बिना किसी और के इन्वॉल्व हुए, राइट। अगर मैं इसके इंटेंशन की बात करूं तो इसका इंटेंशन हार्म पहुंचाने का है किसी सिस्टम को या किसी नेटवर्क को। एग्जाम्पल WannaCry, ये एक वॉर्म आया था सर। एक है MyDoom, ये भी एग्जाम्पल है किसका, वॉर्म्स का। वायरस भी एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बट ये क्या करता है ना, ये किसी भी एक प्रोग्राम के साथ चिपक लेता है बिना डिटेक्ट हुए। तो इसको एक होस्ट की जरूरत पड़ेगी स्प्रेड होने के लिए। इसको किसी होस्ट की जरूरत नहीं है वॉर्म को स्प्रेड करने के लिए, फैलने के लिए। वायरस को एक कोई भी एक होस्ट चाहिए, कोई भी एक प्रोग्राम, कोई एक सॉफ्टवेयर, कोई एक एप्लीकेशन चाहिए जिसके साथ ये चिपक कर फैल सके। इसका जो इंटेंशन है वो भी हार्म पहुंचाना है सिस्टम को या किसी फाइल को। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत फेमस एग्जाम्पल है सर इसका। तो स्टक्सनेट, पूरे के पूरे ईरान की न्यूक्लियर ग्रिड उड़ा दी थी इसने। स्टक्सनेट हो गया, और मेलिसा, कुछ छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी। बग्स क्या है, देखो बग्स आपका कोई एक सॉफ्टवेयर में एरर अगर होता है, एक फॉल्ट अगर होता है, उसको बग्स बोलते हैं, ठीक है। कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें क्या हुआ कि कोई कोडिंग गलत हो गई, तो उसकी वजह से एक बग आ गया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है, कोई भी एग्जांपल ले लो, खाना ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बार बार एप्लीकेशन बंद हो जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरह के इशू हो गए, तो ये क्या है, ये बग्स है, ठीक है। कोई भी अगर सॉफ्टवेयर में एरर होता है, उस एरर को मैं बग बोलूंगा, किसमें, सॉफ्टवेयर में।
अगर हम बात करें इसके फैलने की, तो ये फैलता फूलता कुछ नहीं है सर, ये बस एक सॉफ्टवेयर में एरर है बेचारा प्यारा सा, उसकी और कोई इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन की मैं बात करूं तो इसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है, ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, एक अनइंटेंशनल एरर है, ये कोई जानबूझ के नहीं करेगा। वर्म्स वायरसेस जानबूझ के फैलाए जाते हैं, बग्स गलती से होता है, एरर तो गलती से होता है ना भाई, गलती तो गलती से होती है। इसके बाद एग्जाम्पल इसके कोई भी ले लो आप, बड़े एग्जाम्पल लेने हैं आपको तो Y2K बग, ये काफ़ी फेमस बग था, ठीक है, और हार्ट ब्लीड एग्जाम्पल है इसका। स्पैम, बेटा स्पैम होता है, आप सभी को पता है आज के दिन में स्पैम होता क्या है, जो एक बल्क लेवल पे मैसेजेस भेजे जाते हैं ना, उनको हम स्पैम बोल देते हैं, राइट। इनका ये कुछ नहीं है, ये सर कोई भी आप बल्क व्हाट्सएप भेजने वाली वेबसाइट, ईमेल करने वाली वेबसाइट, इनसे आप कर सकते हो, बड़े सारे मैसेजेस एक साथ चले जाते हैं। इनका इंटेंशन होता है एडवर्टाइजमेंट करने का, केवल इनका कोई ऐसा पर्पज नहीं होता है कि हार्म पहुंचाना आपके सिस्टम को। और इसके एग्जाम्पल में सर देख लो, जो आते रहते हैं आपको बल्क में इधर उधर की जो जंक बेसिकली मेल आते रहते हैं आपको, वो आप कंसिडर कर लो, जिनकी आपने कभी सब्सक्रिप्शन भी नहीं ली है फिर भी आपको मेल आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ इसमें, आंसर हुआ वर्म्स, क्योंकि हमने क्या बोला, सेल्फ प्रोपोगेटिंग है, खुद से फैलता है, ठीक है। बाकी सबको ये इसको होस्ट चाहिए, ये फैलता नहीं है, ये तो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से फैला सकते हो आराम से इसको कोई भी। अगला क्वेश्चन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग attack is one in which a malicious hacker take over computer via internet, cause them flood a target site with demand for date and other small data, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है इसमें से जिसके अंदर कौन सा ऐसा अटैक है जिसमें एक हैकर जो है वो कंप्यूटर का कंट्रोल ले लेता है, ठीक है, कंप्यूटर का कंट्रोल ले लेता है पूरी तरीके से, और उसके बाद आपके कंप्यूटर में बहुत सारे इधर उधर की वेबसाइट्स जो है वो फ्लड हो जाती है, आ जाती है, उसके अंदर खुलने लग जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें इन्होंने पूछा है। अब मैं एक एक करके इनके बारे में बताता हूं। अगर मैं बात करूं रूट किट की, ठीक है, तो रूट किट क्या है कि ये इसमें भी आपका एक अनऑथराइज्ड जो है एक्सेस मिल सकता है आप किसी भी हैकर को, राइट। और इसमें ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से आएगा ये, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी बाहर हो गया, ठीक है, पहला ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ये एक नेटवर्क अटैक है, ठीक है। ये किस लिए, ताकि जो सर्विस आप यूज कर रहे हो वो बंद हो जाए, वो डिसरप्ट हो जाए, बहुत सारे उल्टी सीधी इधर उधर की वेबसाइट्स खुलने लगेंगी सर इसके अंदर, राइट। तो यही सही आंसर है। फिशिंग क्या है, फिशिंग तो बेटा ये तो इतना बेसिक हो गया आजकल। फिशिंग बेसिकली आप कह सकते हो एक ऐसा अटैक होता है जिसमें एक व्यक्ति आपके सेंसिटिव डेटा को आपसे लेना चाहता है, जैसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल, इस तरह की चीजें, वो ऐसा दिखाएगा कि वो आपका कोई जानने वाला व्यक्ति है और आपसे वो है पैसा निकलवा लेगा, उसको फिशिंग कहते हैं। और स्मिशिंग क्या है, स्मिशिंग फिशिंग ही होती है अगर वो एसएमएस के माध्यम से की जाए। तो चारों चीजें आप समझ गए, राइट आंसर भी आप समझ गए। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट प्रोग्राम दैट इनेबल इट यूजर टू गेन एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस टू कंप्यूटर विदाउट नॉलेज ऑफ द यूजर। तो देखो ये मैं बता चुका ऑलरेडी, इसमें तो भाई इंटरनेट के माध्यम से होता है, ये मैं बता चुका, इसमें वो चाहिए इंफॉर्मेशन चाहिए सेंसिटिव, ये मैं बता चुका, एसएमएस के माध्यम से इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आंसर आपको पता है, देखा कितना आसान है। एक अगर क्वेश्चन में मैं आपको सारी जानकारी देता हूं तो अगले 2-3 क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर पाओगे। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मैं एक बार सामने से गायब हो जाता हूं, इज हार्डवेयर दैट मॉनिटर सिस्टम एंड नेटवर्क रिसोर्स, जो जिसका काम ही यही है सिस्टम का, नेटवर्क रिसोर्स का और एक्टिविटीज को मॉनिटर करना और नोटिफाई करना सिक्योरिटी पर्सनल को, कोई भी जब डिफेक्ट या फिर कोई भी एक थ्रेट नजर आए उसको। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है ऐसा, ये क्वेश्चन है। तो सर आंसर है इसका एन इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, बिल्कुल
ठीक है, ये तो मतलब मैंने बच्चों को सॉल्व कराया पेपर, इसलिए मेरे को याद ही हो गया सब कुछ, लेकिन फिर भी ये जो आपका इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है ना, यही है आपका वो पर्टिकुलर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जो मॉनिटर करता है आपके नेटवर्क रिसोर्स को, डिटेक्ट करता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी गतिविधि जो थ्रेट है आपके सिस्टम को, नेटवर्क को, और नोटिफाई करता है आपको, राइट, जब भी कुछ इस तरह का इसको मिलता है। आईडीएस भी बोलते हैं इसको, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को शॉर्ट में। अगला सवाल, ओके जी, अगला क्वेश्चन है फायरवॉल से। तो फायरवॉल बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा चीज है जो इंटरनेट से क्या आएगा क्या जाएगा वो सब ध्यान में रखता है, वो सबको मॉनिटर करता है, क्या नेटवर्क में आ रहा है, क्या नेटवर्क से जा रहा है, वो सब। तो आइए पढ़ते हैं। तो जी, इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द डेटा ट्रैफिक फ्लो बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड नेटवर्क। ओके जी, इट प्रोटेक्ट secure the inside network from any outside network. Okay, it can be implemented in software or hardware or combination of both. देखो मैंने आपको सिर्फ थोड़ी सी डेफिनेशन बताई और आंसर ऑलरेडी आपको पता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इनसाइड आउटसाइड दोनों नेटवर्क का पता चल गया। इनसाइड नेटवर्क फ्रॉम एनी आउटसाइड नेटवर्क से प्रोटेक्ट करेगा, एंड इट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी। नेक्स्ट है जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सवाल। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? देखिए, एक तो वो इंटरनेट जो हम और आप यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं अपनी चीजों के लिए, दोस्तों से कनेक्ट होने के लिए, व्हाट्सएप कॉल के लिए, मीटिंग्स करने के लिए, क्लासेस लेने के लिए। अब अगर मशीन्स और हमें आपस में इंटरैक्ट करना है, उसके लिए जो इकोसिस्टम है इंटरनेट का, उसको बोला गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपका होम ऑटोमेशन है, कि घर के अंदर जो हम ऑटोमेटिक सिस्टम यूज करते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन अपने आप चलनी हो एक सिर्फ बटन से, या लाइटें चल जाएं या बंद हो जाएं मेरे अंदर या बाहर जाने से, सब आपस में कनेक्टेड है चीजें, उसको हम होम ऑटोमेशन बोल देते हैं। उसके लिए हमें चाहिए क्या? एक इंटरनेट, वायर्ड या वायरलेस दोनों काम कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। IoT extend the communication via internet to all things that surround us। हमारे आसपास की जो चीजें हैं उन सबको कनेक्ट करके रखता है इंटरनेट के माध्यम से, बिल्कुल करेक्ट है। IoT इज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, जी नहीं, मशीन टू मशीन एंड ह्यूमन भी इसमें इंक्लूड होगा। IoT यूजेस ओनली वायरलेस, अभी मैंने बताया वायर्ड भी होता है, आपके जो बिजली के तार हैं, PLC जो है पावर लाइन, उसके माध्यम से भी इंटरनेट फ्लो कर सकता है और करता भी है, ताकि मुझे अलग से मेरे ऑलरेडी जो पुराने ज़माने के पंखे या कुछ लाइटें यूज़ हो रही हैं, मैं उन्हें चेंज ना करूं और प्रेजेंट वालों को ही यूज़ कर सकता हूं। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं तार को ऑलरेडी। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। 1 और 4 वैसे ही करेक्ट है, क्योंकि 2 ही करेक्ट हो सकते थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 और 4। ओके, अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हॉलो स्टोर। हॉलो स्टोर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो, हॉलो स्टोर की कहानी मैं थोड़ी सी समझा देता हूं, ताकि आप उत्तर तभी दे भी पाएंगे। हॉलो स्टोर ये 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, हॉलोग्राफिक एंड डेटा स्टोरेज। तो हॉलो स्टोर कहता है बेसिकली, एक हॉलो स्टोर क्या है? हॉलो स्टोर है हॉलोग्राफिक डेटा स्टोरेज, ठीक है। ये एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जिसमें आप चीजें स्टोर कर सकते हैं। और ये किस फॉर्म में स्टोर करेगा? ये स्टोर करता है डेटा आपका, इस टेक्नोलॉजी में जो डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है 3D होलोग्राफिक इमेज, 3D होलोग्राफिक इमेज के रूप में, ताकि आपका जो बड़े से बड़ा डेटा है ना, वो भी छोटी सी जगह में सेव हो सके। अब पढ़ लीजिए। It is a device that read and write data in an optical form, बिल्कुल सही बात है। It is a computer storage device, ठीक है जी। It refers to institution where holography is taught। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, होलोग्राफी जहां पढ़ाई जाती है उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, नहीं, गलत है। 1 और 2 आर करेक्ट, विच इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है सर। इसमें आशा करता हूं समझ गए होंगे। आगे, बहुत ही आसान सवाल है सर। 2G 3G ये सब पढ़ाया गया है आपको, राइट सर। 1G पढ़ा, 2G पढ़ा, 2.5G पढ़ा, 3G, 3.5G, 3.75G, 4G, 5G
और 2030 तक 6G हमारे पास होगा। तो उसी में से मैंने आपको बताया था कि 2G के अंदर हमें मिलता है GSM ग्लोबल सिस्टम, पूरा आपको बताया गया था GSM के बारे में भी, राइट, जो आपका 2G के दौरान हमें देखने को मिला। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो आया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के बाद जो आया 3G के अंदर, वो CDMA ही था। अब CDMA की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। 4G जो है, 4G के अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन LTE आया एंड LTE-A आया, एडवांस्ड वर्जन। तो इसका आंसर है बेटा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये आया था 3G नेटवर्क के दौरान हमारा CDMA। समझ आया? आ ही गया होगा सर, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। The core element of high level programming language are, क्या है कोर? अब देखो हाई लेवल प्रोग्रामिंग आपकी लैंग्वेज हो जाती है ये C++ वगैरह, बेसिक्स, ये सब आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसी में आपसे पूछ रहे हैं कोर एलिमेंट बताओ। कीवर्ड जरूरी है उसमें, एक्सप्रेशन जरूरी है, पंक्चुएशन जरूरी है, ऑपरेटर जरूरी है, क्या है, फंक्शंस हैं, क्या है इंपॉर्टेंट है, कोर एलिमेंट बताओ इनके। कोर एलिमेंट की बात कर रहे हैं आपसे यहां पे। तो कोर एलिमेंट की मैं बात करूं बेटा, तो आपका कीवर्ड, ऑपरेटर एंड पंक्चुएशन, ये वो हैं जो आपके कोर एलिमेंट्स हैं किसी भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अगला सवाल, एन एम्यूलेटर इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर। देखो एम्यूलेटर की बात हो रही है ना, मैं पहले समझा देता हूं कि एम्यूलेटर होता क्या है ताकि आपको क्लैरिटी रहे और इससे रिलेटेड कोई और सवाल आए तो वो आप कर पाए, ठीक है। देखो एम्यूलेटर क्या होता है ना, जब अपना कोविड चल रहा था, कोविड के दौरान PUBG गेम बड़ा फेमस हुआ था और वो एक मोबाइल गेम था, ठीक है। कंप्यूटर वर्जन था या शायद महंगा था या जो भी था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जो थे वो यूट्यूब पे स्ट्रीम करते थे, ये गेम चलाते थे, इन लाइव खेलते थे। तो वो क्या करते थे, वो लोग मोबाइल की गेम को कंप्यूटर में चला लेते थे। कैसे? ये पॉसिबल था एम्यूलेटर के जरिए। तो PUBG जिसने बनाया उसने कहा यार देखो जी, मेरा गेम जो है वो सिर्फ आप खेलोगे काय में, फोन में। तो हमने एक एम्यूलेटर यूज किया अपने कंप्यूटर के अंदर। एम्यूलेटर क्या करेगा, एम्यूलेटर जो होस्ट है, होस्ट मतलब जो मेरा कंप्यूटर है, वो उस कंप्यूटर को ना ऐसा दिखाएगा, ऐसा रेप्लिका करेगा उसको कि जैसे वो एक मोबाइल है। मोबाइल, मेरा जो मोबाइल है वो क्या है, वो उसका गेस्ट है। होस्ट कंप्यूटर हो गया, मेरे एग्जांपल में जो मैं दे रहा हूं, होस्ट कंप्यूटर हो गया, गेस्ट मोबाइल हो गया। तो मोबाइल की चीज है कंप्यूटर में तब चलेंगी जब कंप्यूटर में जो 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 मेरे मोबाइल एप्लीकेशन है उनको ये लगे कि ये कंप्यूटर तो एक मोबाइल ही है। तो इस कंप्यूटर को मोबाइल दिखाने के लिए सिर्फ उन एप्लीकेशन को बेवकूफ बना रहा हूं मैं। असल में नहीं, इसको मैंने कंप्यूटर को मोबाइल बना दिया, लेकिन इनको बेवकूफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक सिस्टम, एक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज किया, एमुलेटर को, जो बेवकूफ बना रहा है इनको, एप्लीकेशंस को मोबाइल वाली, और उनको कह रहा है अबे ये भी मोबाइल ही, आ जाओ आ जाओ। समझ गए? तो एमुलेटर का ये काम होता है। तो एमुलेटर क्या करेगा, आपका एक होस्ट जो है उसको बिहेव करवाएगा गेस्ट के जैसे, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। अब क्वेश्चन पढ़ो। एन एमुलेटर इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड टू टेस्ट एंड डीबग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। गलत, पहला ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो बहुत आसान हो गया, अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाए ना ऐसे क्वेश्चंस का तो मजा आ जाता है। पार्ट ऑफ हार्डवेयर ऑफ एन एमुलेटर इज अ मल्टीवायर केबल विच कनेक्ट द होस्ट सिस्टम टू द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। तो वही सिस्टम बीइंग डेवलप्ड मतलब गेस्ट। आसान था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। अगला सवाल, ठीक है। द ट्रेडिशनल वे टू हैंडल फॉर्म्स एंड अदर इंटरैक्टिव वेब पेजेस इज कॉल्ड। बहुत सिंपल, बताइए जी। अब भी देखा था हमने, कोई है जो जनरेट करता है कुछ तो डायनेमिक, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन हमने देखा है। तो बताइए, मैंने बड़ा आपको इजी जो है बता दिया चीज करके जी। हम बात कर रहे हैं हमारे कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI की, डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट, in a computer network a point to point transmission with one sender and one receiver is called as। जहां पे एक ही सेंडर है और एक ही रिसीवर है,
एक ही सेंडर है, एक ही रिसीवर है, उसको बोलेंगे यूनिकास्टिंग। मल्टीपल सेंडर है, मल्टीपल रिसीवर है, उसको बोलेंगे मल्टीकास्टिंग। एक ही सेंडर है, मल्टीपल रिसीवर है, उसको बोलेंगे ब्रॉडकास्टिंग। जो न्यूज चलती है अपनी, एक ही जगह से चल रही है पर देखते सब है, ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, नेक्स्ट, द AES has expansion algorithm, okay, takes as input a 4 word, अच्छा 16 बाइट की produces a linear array। भाई सिंपल सा इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है 44 वर्ड एंड 176। याद देखो, इसको याद रख लो, आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं याद रखना मत रखो, बहुत ऐसा क्रेजी जरूरत नहीं है इसको याद रखने की, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ब्रांच्ड और इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग टाइप और स्टाइल इन ICT बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो देखिए इसमें सिंपल सा फंडा है कि जो लार्ज फ्रेम है आपके, वो आपका टाइम ऑफ लर्निंग जो है उसको रिड्यूस करता है, राइट, एंड वही इसका आंसर भी था। तो बेटा ये था आज का क्लास, इसमें आज हम इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम बढ़ाएंगे, लेकिन आज पहला क्लास था। लेकिन हाँ देखो, अगर मैं क्वेश्चन बढ़ाऊंगा तो फिर इतना जो मैं समझा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको वो चीज़ चलती है तो आप देख लो, लेकिन मुझे नहीं चलती। मैं आपको जो है इन डेप्थ समझाना ज़्यादा पसंद करूँगा, और भले ही नंबर ऑफ क्लास बढ़ जाए मेरी, पर आपको मैं क्वेश्चंस उतने ही कराऊंगा जो बोला है 400 से ज़्यादा, और इन डेप्थ डिस्कशन ही करूँगा, ठीक है। बाकी फिर याद दिला देता हूँ, 999 बैच की फीस है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और 30 जनवरी तक केवल ये फीस वैलिड है। ऑलरेडी रेगुलर बैच के बच्चों के लिए ये इंक्लूडेड है, उनको इसके पैसे नहीं देने हैं, उनके लिए फ्री है, और टेस्ट सीरीज भी फ्री है रेगुलर वालों के लिए भी, और प्रैक्टिस बैच वालों के लिए भी टेस्ट सीरीज फ्री है। जुड़ सकते हैं आप लोग इसमें। आप देख सकते हैं रियल एग्जाम मार्क्स मिलेगा, लैंग्वेज हो गया, पर्सनल गाइडेंस हो गया, फुल टेस्ट 10 है, सब्जेक्ट टेस्ट 25 है, टोटल आपके 35 टेस्ट हो गए। थैंक यू सो मच बच्चों। ये है कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप में से कोई भी कॉन्टैक्ट करके जानकारी लेना चाहता है और किसी भी चीज़ के बारे में, तो इस नंबर पे आप ज़रूर कॉल करें और इनको अपनी समस्या बताएं, आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ मैं आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखा पाया होऊंगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको करने हैं मेरे 2 काम। पहला, ध्यान रखें अपना, और दूसरा ध्यान रखें अपने परिवार का। ये था आज का सेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। मैंने आपको बता दिया 6 मॉड्यूल के अंदर अंदर हम इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को फिनिश करेंगे, और मेरी तरह और फैकल्टी मेंबर भी आपके लिए इसी प्रकार से क्लासेस ला रहे हैं इस प्रैक्टिस बैच में। वो बच्चे जिन्हें लगता है कि थ्योरी पार्ट उनका कंप्लीट हो गया है, अब बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो ज़रूर इस बैच में जुड़ेंगे। और वो बच्चे जिन्हें लगता है थ्योरी भी पूरी हो गई है, प्रैक्टिस भी पूरी हो गई है, अब टेस्ट करना है खुद को, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लें और धड़ाधड़ टेस्ट देना शुरू करें, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करें। ओके, चलो जी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू ऑल।